ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में लीजिए सुनिए संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका विषय पर वरिष्ठ पत्रकार और विदेशी मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक मेहता से भेंट वार्ता। आपसे भेंट कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और संपादक श्री राजीव रंजन श्रीवास्तव। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी असत्य से सत्य की ओर चलना, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना, ऐसी ही भावनाओं के साथ पूरा देश आज दीपावली का त्यौहार मना रहा है। और संयोग ये है कि आज ही के दिन यानी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के आज 77 वर्ष पूरे हो गए। आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानवता को जिस तरह की क्षति पहुंची और दुनिया जिस तबाही की गवाह बनी, उसके बाद विश्व शांति, मानवाधिकारों की रक्षा, युद्ध को रोकना, बीमारियों की रोकथाम करना, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक हर तरह से दुनिया को सशक्त और समर्थ बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। यानी अगर गौर से देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य अंधकार से उजाले की तरफ बढ़ने को प्रेरित करते हैं। भारत शुरुआत से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थक देश रहा है और दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा के आदर्शों से प्रभावित रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 18 से 20 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर थे। उनका ये दौरा उस वक्त हुआ है जब भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अपने इस दौरे में गुटेरेस ने कई मौकों पर भारत की तारीफ की। कोरोना के दौरान दुनिया भर में वैक्सीन पहुंचाने के लिए भारत को साधुवाद दिया। उन्होंने ये भी माना कि पिछले 2 वर्ष में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सदस्य के रूप में बहुपक्षीय समाधानों को बढ़ावा देने में और संकटों से निपटने में भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आज भारत संयुक्त राष्ट्र के लिए एक मजबूत साझेदार है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ किस तरह भारत की उपयोगिता और सामर्थ्य का अधिकाधिक लाभ ले सकता है और भारत किस तरह विश्व शांति में अपना योगदान दे सकता है, ऐसे तमाम प्रश्नों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी। आलोक जी, आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। आलोक जी, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की यात्रा का जिक्र मैं कर भी रहा हूं, वहीं से शुरुआत करना चाहूँगा। उन्होंने इस दौरान आतंकवाद से लेकर कोरोना से भारत की लड़ाई और शिक्षा से लेकर पर्यावरण तक कई मुद्दों पर भारत के साथ चर्चा की है। गुटेरेस के इस दौरे को आप किस तरह से देखते हैं और भारत के लिए इसका क्या महत्व आपकी नज़र में है? राजीव जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरह से दीप जलाते चलो, भारत जो है विश्व के अंधेरे को दूर करने के लिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या हमारे महात्मा गांधी हमेशा ये कहते रहे हैं कि भाई हम मानव जाति के लिए, मानव समुदाय के लिए, मानव समाज के लिए भारत हमेशा तत्पर रहा है, अग्रणी रहा है। और इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव इस समय आए हैं जब हम लोग अमृत महोत्सव जैसा जिसको कह सकते हैं मना रहे हैं। और ये दिन भी जिस समय संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस कहें, दीपावली का कहें, तो दुनिया के लिए ये संदेश, और उन्होंने भारत की महत्ता को कितने महत्व के साथ भारत की ज़मीन पर, गुजरात में वो कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने बातचीत की है। और ऐसा नहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव यदि कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे कोई आप देशों का तो कोई हित होता है, संबंधों का होता है, लेकिन ये नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो उनके पास सारे दुनिया से जिस तरह का फीडबैक आया और उसमें भारत से जो अपेक्षा है, हमें गौरव महसूस होता है। जैसे तो संयुक्त राष्ट्र का गठन जब हुआ आज़ादी से पहले भी, तब से भारत उसका वो रहा सदस्य हमेशा, और उसमें भारत ने हमेशा अहम भूमिका शांति के लिए, ठीक है सुरक्षा परिषद की सदस्यता तो बाद में सुरक्षा परिषद जब बनी तो उसका मुद्दा तो आज तक बना ही हुआ है, लेकिन भारत ने हर क्षेत्र में जो सहयोग हो सकता है दे करके विश्व शांति में एक भूमिका पहले निभाई। जब ऐसे क्रूशल मौके आए, अपने पीसफुल हमारी सेनाओं को भेज करके भी जहाँ शांति स्थापना के लिए। इस समय जो आपने कहा, ठीक कहा कि उनका आना विश्व में एक संक्रांति काल का दौर कहें आप, बने खेमे में बटा हुआ, पहले यदि आप कहते थे शीत युद्ध है वो हो चुका, बल्कि चेतावनी तक अब ये दी जा रही है कि तीसरा विश्व के बिल्कुल सिर पर बादल हो सकता है, परमाणु हथियारों का उपयोग हो सकता है। ऐसे मौके पर, और मेरा ख्याल है संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इसलिए भी इस बात को जोर दिया कि भारत ने पहले भी रूस के राष्ट्रपति से, यूक्रेन के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, सब लोगों से लगातार जहाँ जहाँ ऐसे अवसर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बात की है। तो शांति स्थापना के लिए विश्व समुदाय के जो गरीबी है, भुखमरी जिन देशों में है,
अफ्रीकन देश भी हैं, कल उनको भाषण में अफ्रीका का भी भारत हमेशा जिक्र करता ही है कि हम उन देशों को जो अविकसित देश हैं उसमें भी भारत कितनी सहायता करता रहा है, कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि अब भारत को और अधिक आशा के साथ देखा जा रहा है। चूँकि आपको याद हो संयुक्त राष्ट्र का गठन के बाद इसीलिए नॉन अलाइन जो का संगठन बना है, गुट निरपेक्ष देशों का संगठन। और मुझे याद है मैं तो यहाँ दिल्ली में विज्ञान भवन में हुआ था 82-83 में, तो उस समय मैं मौजूद था वहाँ उस समय भी। तो उस समय दुनिया भर के देश जैसे आए, बाद में तो लगातार होते रहे हैं, लेकिन मैं अपनी याददाश्त के हिसाब से जो बता रहा हूँ, भारत में भी वो पहला उस तरह का सम्मेलन था राष्ट्रमंडल देशों का। तो उस तरह से नॉन अलाइन कंट्रीज़ का, कॉमनवेल्थ के साथ भी हमारा है, ऐसे ही नॉन अलाइन कंट्रीज़ का है। सो भारत ने उस तरह की भूमिका जो पहले निभाई अब उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि तब हम उतने शक्तिशाली नहीं थे। अब हम हर तरह से परमाणु हथियार से लेकर के हथियार जिसको हम शांतिपूर्ण हमारा उपयोग है, लेकिन इसलिए अपेक्षा मुझे लगता है कि संयुक्त राष्ट्र की हमसे अधिक हुई है। जी बिल्कुल। और चूंकि आपकी बात को ही आगे बढ़ाना चाहूँगा जिसमें भारत की भूमिका का जिक्र है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उद्देश्य हैं वो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ चल भी रहा है, क्योंकि दुनिया में युद्ध, मानवाधिकार हनन, भुखमरी, कुपोषण, आतंकवाद ऐसे तमाम संकट सामने हैं, आते ही रहते हैं और भारत भी इनमें से अधिकतर समस्याओं से समय समय पर ग्रस्त रहा है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को प्राप्त करने में भारत की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती हमारी, आपने जो जिक्र किया, मैंने पहले भी बात की, भुखमरी, गरीबी, लोगों के यहाँ समाज में, मानव समुदाय में संघर्ष भी तो उसी पर होता है, पानी पर भी होता है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में भी हम ही सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं, हमारे यहाँ भी प्रयास हो रहे हैं और दुनिया को पता रहे हैं। लेकिन आतंकवाद, जिसकी लड़ाई लगातार हम पिछले वर्षों से लड़ रहे हैं, सबसे अधिक यदि दुनिया में यदि प्रभावित इसको कह सकते हैं, भारत उससे प्रभावित रहा है बिल्कुल। इस दृष्टि से आतंकवाद को नियंत्रण के लिए पहले आवाज़ उठाता था तो सब भारत की चर्चा नहीं करते थे, लेकिन आज उन्हें भी समझ में आ गया, जब वहाँ भी 9/11 हो गया, तब अमेरिका को भी लगता है कि नहीं, भारत ये है जो आतंकवाद से लड़ता रहा। पहले जो कहता था हमें समझ में आ गया, जैसे होता है खुद को ठोकर लगती है तो समझता है कि रास्ते में चलने में कहाँ चोट लग सकती है। उस दृष्टि से आतंकवाद से लड़ने में जो भारत की भूमिका है उसमें और देशों का सहयोग मिले उसको नियंत्रित करने के लिए। लेकिन ये सही है, पिछले वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र में हमारी आवाज़ को ज़्यादा सुना जा रहा है। कम से कम 4-5 जो प्रधानमंत्री हमारे पूर्व हुए हैं, पहले थोड़ा जो सुनते थे या रिपोर्ट करते थे, लेकिन राजीव गांधी 85 में जब गए तब से संयुक्त राष्ट्र में आवाज़ उठाई जाती रही। जितने हमारे प्रधानमंत्री विदेश मंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी तो संसद में भी थे तब भी से लेकर के विदेश मंत्री के रूप में, बाद में प्रधानमंत्री के रूप में, चाहे वो इंद्र कुमार गुजराल रहे, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। लेकिन पिछले 5-7 वर्षों में जिस समय वहाँ भारत अपनी आवाज़ उठाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर या पहले सुषमा स्वराज जब बोलती थी, तो उसको ज़्यादा गंभीरता से लेकर के लोगों ने भारत के पक्ष में खड़े होना शुरू किया संयुक्त राष्ट्र में। जी, मतलब मैं आज भी याद करता हूँ कि ऐसे ही किसी संयुक्त राष्ट्र सभा के समय हम गए, वो 20 साल पुरानी बात है, लेकिन उस तरह से देखे तो आज ये लगता है कि नहीं, अब तो वहाँ उनकी चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण में, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में, यूएन में और हिंदी के साथ भी हमारे प्रधानमंत्री हिंदी में बोले, उसके अनुवाद की व्यवस्था के साथ सब लोग उसको उसका भाषाओं में उसको सुन करके और उन बातों को, या जितना बोल्डली हाल के वर्षों में आप एक और देखें, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने, मैंने भारत सरकार की नीति आप इसको कहेंगे, क्रेडिट तो जाती ही है नेचुरली जो नेतृत्व करते हैं, लेकिन ये है कि नीति जितनी कड़ा रुख भी हमने अपनाया है। हम अभी दया के लिए नहीं है कि या देखिए वो हमारे साथ ये छेड़खानी कर, हमने कहा हम भी उसका करारा जवाब देंगे और आतंकवाद को कुचलने में हम आगे हैं, हम लड़ने को तैयार हैं और जहाँ ज़रूरत होगी हम उनके ठिकानों में जाके मारेंगे, और हमने करके भी दिखाया हमारी सेना ने। तो मुझे लगता है कि इसलिए भी संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है कि आतंकवाद से लड़ना हो, और इससे बड़ा संकट अभी कोविड का आया, किसने दुनिया के 70-80 देशों को भारत ने जो पहुंचाया, जहां अमेरिका वैसे आज भी या कंपनियां भारत में दवाई बना करके और अमेरिका में बेचती है या दुनिया में बेचती है जी। हमने तो कोविड के समय में भी वैक्सीन में भी भारत ने ही सबसे अधिक रिकॉर्ड बनाया, अपने लोगों की सुरक्षा की, संयुक्त राष्ट्र ने और इवन WHO में भी। और अब तो तारीफ कर रहे हैं एंटोनियो गुटेरेस तारीफ कर रहे हैं। और इससे जुड़ी हुई एक और बात आप बताएं, जो हमारा संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन, उसने भी अपने एक रिपोर्ट अभी जो जारी की है,
उसमें कहा है कि भारत की इकनॉमी जो है वो पहले से बेहतर स्थिति में है। भारत ने 41 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर पिछले कुछ वर्षों में उठाया गया। बीच में कुछ ऐसे एनजीओ टाइप के जो कह दिया नहीं नहीं जी यहाँ भुखमरी ज़्यादा बहुत हो, संयुक्त राष्ट्र को हम मानेंगे या किसी एनजीओ को? देखिए सरकार तो भाई अमेरिका संयुक्त राष्ट्र को मानना चाहिए, क्योंकि दुनिया उसको मानती है। बिल्कुल। किसी संस्थाएं तो हम भारत के खिलाफ तो मानव अधिकारों के नाम पर भी, जो भारत हमेशा ये भी संयुक्त राष्ट्र में आवाज़ हम उठाते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का यहाँ होना और ऐसे मौके पर ये बात कहना कि भारत की भूमिका आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण होगी, ये बताता है कि अब दुनिया में भारत लगभग सबसे अग्रणी देशों में हो गया है, कम से कम इस मामले में। सुपर पावर हम परमाणु शक्ति में नहीं कह सकते, मिसाइल चीन के पास ज़्यादा है या अमेरिका के पास ज़्यादा है, लेकिन ये है कि हाँ शांति में तो सुपर पावर भारत बन शांति बहाली के लिए तो आगे आना होगा। उसमें अगर भारत, क्योंकि अभी आपने बताया भी, जिक्र भी किया रूस और यूक्रेन का हम हाल देख ही रहे हैं, और सोवियत संघ के विखंडन के बाद हमने देखा कि कैसे एक ध्रुवीय ये पूरी दुनिया हो गई थी, अमेरिका की तरफ पूरा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चीन और अमेरिका के बीच शीत युद्ध की स्थिति अभी भी बनी हुई है। और उधर रूस और यूक्रेन का हम देख रहे हैं, परमाणु युद्ध का खतरा बीच बीच में ये सुनाई देता है, खासकर रूस यूक्रेन वाले उसमें। क्या नहीं लगता आपको कि भारत की जिम्मेदारियों को बढ़ाना चाहिए संयुक्त राष्ट्र में खासकर, और इस पर कई बार चर्चा भी होती है, भारत की स्थायी सदस्यता की बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत वहाँ पिछड़ जाता है। हम लोगों ने देखा कई देश जो स्थायी सदस्य हैं उन लोगों ने समर्थन भी किया, चीन वहाँ पीछे आ जाता है, और यहीं से भारत के लिए जो है वो एक लंबा सफ़र अभी भी जारी है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए इसमें कोई शक नहीं है, वर्षों से हमने कहा ना, हर बार हम जब जाते रहे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक कवर करने के लिए, बातचीत के लिए, और भी अवसरों पर भी भारत को कितने बड़े पैमाने पर सब देश तो समर्थन कर ही रहे थे। अमेरिका बीच बीच में थोड़ा सा गोलमोल बातें कहता था, अमेरिका खुल करके नहीं समर्थन करता था, लेकिन बाद में उसने भी समर्थन कर दिया लगभग। ब्रिटेन करता है, जर्मनी खुद भी उसका मेंबर होना चाहता है, एक जो G4 जिसको कह सकते हैं कि भाई ब्राज़ील और जर्मनी, भारत सब जो दावेदार हैं। देखिए सुरक्षा परिषद में इस समय उसकी अध्यक्षता का दायित्व तो 2 साल से है, जो बीच बीच में पहले भी मिला है। इस बार भारत सुरक्षा परिषद की जो स्थायी जो अध्यक्ष बनते हैं उसमें 2 वर्षों के लिए 2021 और 22 के लिए है जी। लेकिन हाँ, उसकी स्थायी सदस्यता के लिए जो आवाज़ है, अब मुझे लगता है कि सही समय है जब उसके लिए कुछ दबाव भी यदि बन सकता हो। हमने चूँकि हम आर्थिक सहायता करते हैं, हम यूएन को कंट्रीब्यूट भी कम नहीं करते, बल्कि आप गल्फ़ के कंट्रीज़ भी हमारे साथ देते हैं, यूएई और 2 देशों ने भी हमारे सहयोग के लिए बात कही। ऐसे जब संकट आते हैं, आतंकवाद को प्रश्रय देने जैसे काम भी तो सुरक्षा परिषद की संस्था मिलने से, और देश भी जिस आतंकवाद से प्रभावित है, ऐसा नहीं हम है, फ्रांस कम प्रभावित नहीं है, और इसलिए फ्रांस हमारा साथ देता है, जर्मनी साथ देने को तैयार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संस्था से एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि न बने भी हम लोग ने जो भूमिका निभा रहे हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस डंके की चोट पर हम अपनी बात कहते हैं और उससे हमारे जहाँ सुरक्षा के हित हैं उस पर ज़रूर अब आंच आना रुक गया है। वरना सुरक्षा परिषद में भी ऐसे कुछ मुद्दे आते थे जिस समय रूस ही खाली हमारे साथ खड़ा होता था, इसमें कोई शक नहीं है। कई ऐसे मौके पर आलोक जी, बीच में मैं जोड़ दूं जो आप कह रहे हैं उसी को, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका और फ्रांस, इन चारों देशों ने भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी पिछले साल, जबकि चीन अड़ंगा लगा दिया था। जी आप अपनी बात। हाँ नहीं बिल्कुल, आपने मैंने इसलिए कहा कि ये जो बड़े देश हैं ये तो सहयोग कर रहे हैं। और सबसे दुर्भाग्य बात हमारे श्रोताओं को बताना चाहिए, चीन को हमने मेंबर बनवाया था। जी जो इतिहास जानेगा, हम ये जरूर अपेक्षा करते हैं कि हमने तुमको सदस्य बनाया तो हमारी सुरक्षा परिषद की सदस्यता पर तो उस पर आपत्ति ना करो, तुम भी बने रहो। हम ये नहीं कह रहे कि चीन का स्थान हमें दे दीजिए। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये एक सतत प्रक्रिया काफ़ी हद तक, जैसा आपने कहा, ये बड़े देशों का मिला, छोटे देशों का भी है। ब्राज़ील जैसा देश जो वो भी अपने आप में लातिन अमेरिका की दृष्टि से उसकी चर्चा भी लगातार उसकी चर्चा, और वो खुद भी मेंबर के कहते। हम तो ये भी नहीं कह रहे ना कि हमने, देखिए भारत कभी ये नहीं कहता कि हमें आपका हिस्सा चाहिए। भारत सिर्फ अपने अधिकार की बात करता है। भारत अपने जनता के हितों की, अपने ज़मीन के हितों की रक्षा करते हुए दूसरों के हितों की बात करता है। जी कभी भी बांग्लादेश को तो हमने बना दे करके हमारी सेना ने, और उनके हमने तो बंदियों को भी छोड़ दिया। बनाने के बाद भी हमने वहाँ चाहते तो कब्जा हमेशा रह सकता था, जो चीन यदि होता उस जगह तो कभी छोड़ता ही नहीं। लेकिन इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि चीन के लिए एक नैतिक दबाव का
एक और ज़्यादा आधार बन रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ढंग से प्रयास कर रहे हैं, जयशंकर वो खुद वहाँ राजदूत रहे हैं। हमारी सफलता का कारण ये भी है कि कई हमारे विदेश सचिव, खास करके जयशंकर भी, चूँकि वो अमेरिका और चीन दोनों को उतना ही बैलेंस करना एज राजदूत जानते रहे हैं। और द बेस्ट परफॉर्मेंस यदि पिछले सालों में हम देखें, मैंने हमारे यहाँ अच्छे बहुत बड़े विदेश मंत्री हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय एक स्वर्णिम युग है जब संयुक्त राष्ट्र में भारत की आवाज़ बहुत बुलंद हो रही है। और चेयर भी अपने पास है। जी, वो तो चेयर हम ये कह सकते हैं 2 साल है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस चेयर को आगे स्थायी संस्था के रूप में भी हमें हो जाए। लेकिन चीन के वीटो की बात हम लोग कर रहे थे, और चीन ही ऐसा देश है जो हमारे लिए अड़ंगा साबित होता है, करता रहता है। ऐसे में क्या लगता है आपको, भारत को क्या कदम उठाना चाहिए? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है, मुद्दा भी है, इसलिए क्योंकि भारत की तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ देख रहा है, एंटोनियो गुटेरेस आकर के तारीफ कर रहे हैं बहुत सारे मसलों पे। पहली बार वो आते हैं और सबसे पहले मुंबई जाते हैं, 9/11 की बात करते हैं, वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, IIT में भाषण देते हैं, हिंदी में भाषण देते हैं, ये तमाम चीज़ें आती हैं। तो एक दिखता है कि भारत का एक स्थान बन चुका है, और भारत अगर सिर्फ एक कंट्री के वीटो के कारण वो पीछे हो जा रहा है, क्या भूमिका अदा करनी चाहिए? कुछ तो दबाव की स्थिति, कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स तो होना चाहिए ना। पिछले कुछ समय पहले, मतलब पिछले वर्ष के दौरान, हमने जो कार्रवाई की थी पाकिस्तान की सीमा में घुसकर, और इसलिए पुलवामा वाली घटना के बाद, उसके बाद जब हम लोग बाकायदा उसके इलाकों में जाकर के हमारी वायुसेना ने कार्रवाई की थी, उसके बाद आप देखिए संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ किसी ने कुछ नहीं कहा। ये पहला एक संकेत है कि चीन के वीटो कोई काम नहीं करता, और इसलिए अब सब देश मान रहे हैं, जब बाइडेन भी मानते हैं, रूस भी मानता है, ब्रिटेन और फ्रांस मानता है, उसके वीटो कार्रवाई करने से रोके न पाए कि भाई ठीक है आपको भारत के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, उसमें उसका कोई साथ न दे। ये स्थिति आने पर भी ये संभव है, बल्कि मैं तो ऐसी नौबत ना आए, हम लोग तो यही कामना करते हैं, प्रयास भी शायद डिप्लोमेटिकली हो रहा है। तो कुछ और देशों का भी दबाव यदि चीन पर होगा, जैसे अभी रूस, लेकिन चीन चूँकि अपने आप में बहुत ज़्यादा संप्रभु एक तरह से देश है जी, कुछ मामलों में रूस से भी अधिक ताकतवर है, लेकिन हाँ, चीन की आर्थिक स्थिति भी पहले से कमज़ोर हुई है, और वो दुनिया में अकेले पड़ने के बाद भारत के साथ संबंध रखना उसकी मजबूरी कहें, व्यवहारिकता कहें, क्योंकि पहले भी इसका भी कई लॉबी ने, पश्चिम के देशों ने उसमें कुछ ऐसी रुकावटें डाली हैं या भड़काया जिसको कह सकते हैं कि भाई इनके संबंध वैसे न रहें। अन्यथा भारत तो इस पक्ष में है कि रूस, चीन, जो हमारे पड़ोसी ऐसे जो देश हैं, वो सब के साथ हमारे संबंध रहे। हम पश्चिम तो दूर है ना, और ख़तरा पश्चिम को ना उनसे ज़्यादा है ना हमें है। ऐसी स्थिति में चीन के साथ संबंध सामान्य की प्रक्रिया भी चलती रहे, जैसा हम सीमा के समझौते पर चर्चा करते रहे, और दूसरा एक सारे समाज दुनिया से उसको जैसे कट होता जा रहा है। कोविड के बाद चीन कमज़ोर हो गया है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र परिषद की स्थायी संस्था के लिए भी एक बड़ा पॉइंट आया है। दुनिया को सबक मिल चुका है, इसलिए अब उसके वीटो से ज़्यादा बड़ी ताकत हमारी, जिसको कहते हैं कि औषधि की ताकत हो गई है, जो मतलब ये माना जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन एक दबाव की मुद्रा में इस वक्त है, और ये भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय कहा जा सकता है। दक्षिण एशिया में भी जो भारत की जो भूमिका है, उस पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि उस पर भी आप बात रखिए कि दक्षिण एशिया से एक दबाव की स्थिति भी, भारत उसमें तो विश्वगुरु की बात ना करें, लेकिन दक्षिण एशिया में तो एक महती भूमिका भारत तो अदा करता ही है ना। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, यूँ तो हमने दक्षिण एशिया में इसी सार्क संगठन भी हमने बनाया, भारत ने बनाया, आज भी उसकी भारत रुचि उसमें जब से दिख लेता है, सबके साथ संबंध। नेपाल में जब संकट आया तो तुरंत भारत ने ही सहायता की, मालदीव की सहायता करते हैं, श्रीलंका की करते हैं, भूटान में भी चीन जब घुस किया। ये सही है कि चीन का जो अजगर जो है वो श्रीलंका को निगल लूँ, बांग्लादेश को निगल लूँ, लेकिन बांग्लादेश देखिए हमारे साथ बहुत अनुकूल हुआ है, और वहाँ भी आतंकवाद को, लड़ाई को, उसमें बांग्लादेश एक तरह से भारत के साथ खड़ा हुआ है, और वो चीन के दबाव में अभी भी नहीं है। उसकी इकनॉमी भारत के सहयोग के साथ आगे बढ़ी है। कई लोग तो ये कहते हैं बांग्लादेश हमसे आगे हो गया, आगे मतलब हम उसको आगे बढ़ते हुए हमें सुविधा है। हम पाकिस्तान को भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान टुकड़े 10 हो जाएंगे तो उसके बाद तो और पता नहीं क्या कैसे चलेगा, वहाँ के भूखे मरते हुए लोग हमारी तरफ शरण के लिए आ जाएंगे। तो हम तो नहीं चाहते ना कि वहाँ के लोग फिर शरणार्थी बन करके यहाँ आए। हमारे कश्मीर का हमारा हक जरूर मिले, लेकिन हाँ ये सही है कि दक्षिण एशिया में, और श्रीलंका भी देखिए अभी जब संकट आया वहाँ लाले पड़ गए थे दाने के लिए, और पूरा हाहाकार बचा हुआ था,
तब अकेला भारत है, जबकि चीन ने तो उसको कर्जे में दबा रखा है, वहाँ के पोर्ट पर कब्जा कर लो, उनका कर लो, कर्जों में दबा करके आज पाकिस्तान भी जो है वो अमेरिका थोड़ा बहुत सहायता दे दे, अलग बात है। चीन को इस तरह से चीन ने पाकिस्तान को दबा रखा है। तो उस दक्षिण एशिया में अब भारत ने उन देशों को भी सहायता के जरिए, भाईचारे के जरिए, शांति के लिए, आपस के संबंधों के जरिए भी काफ़ी हद तक अपने साथ जोड़ा हुआ है। थोड़े बहुत जो मैंने कहा कड़वाहट के लिए चीन की लॉबी या दूसरी जो जिनसे वो कभी प्रभावित होते हैं, तो ऐसा भ्रम थोड़ा पैदा होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो पहले वर्ष से ही, जब सत्ताए शपथ ग्रहण के समय से पाकिस्तान तक को इन्वाइट करके सार्क के साथ जोड़ा जी। तो इसलिए दक्षिण देशों के साथ, साउथ एशिया के देशों के साथ, पूर्वी एशिया के देशों के साथ भी, सिंगापुर आज हमारे साथ खड़ा है, इंडोनेशिया जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है वो तक भी भारत के काफ़ी हद तक चीज़ों में समर्थन करता है। जापान तो है ही बहुत बड़ा, जापान भी एक ऐसा देश है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यता के लिए वो भी एक दावेदार है। लेकिन वो शांति वहाँ तो पहले भी था कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, जबकि उस पर भी अब खतरा मंडराने लगा। तो ऐसी स्थिति में भारत न केवल दक्षिण देशों को, साउथ एशिया को, बल्कि पूरे एशिया की एक सुपरमेसी, उसकी शांति, सद्भावना और जनता के सबके सुख के लिए, उनकी समृद्धि के लिए वो भारत की भूमिका हो गई है। अब खाली हम ये नहीं कह रहे कि पड़ोस में नेपाल हैं तो बेचारे वहाँ पर संकट था, हम तो कह रहे हैं कि हम जापान की सहायता, आज जापान में भी बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा हो गई है। हमारी टेक्नोलॉजी उनकी एक समय में थी, अब भारत की टेक्नोलॉजी वाले लोग वहाँ की उनकी डिमांड है। जापान के साथ हमारे ऐतिहासिक प्राचीन कहना चाहिए संबंध है, थाईलैंड के साथ हमारे संबंध हैं, इंडोनेशिया के साथ हैं। बाली द्वीप कहाँ पर है, रामायण तो वहाँ खेली जाती है। जब हम गए अटल जी के साथ तो मतलब इंडोनेशिया में, तो वहाँ तो ऐसा लगता है कि भारत के किसी क्षेत्र में रामलीला का मतलब मंचन और नृत्य के साथ होटल में भी उससे स्वागत होता है, जो शायद यहाँ पर आपको हर रोज़ नहीं मिलता, हमें विजयादशमी के आसपास मिलता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन सब देशों में जो मुस्लिम देश है, इंडोनेशिया को आप ये भी नहीं कह सकते कि वो कोई हिंदू राष्ट्र है, बिल्कुल सही। तो ऐसी स्थिति में हमारा महत्व जो है, हमारी भूमिका है, ये पूरे एशिया में ही अहम हो गई है। मैंने कहा ना, इसलिए संकट काल में हमने देख ही लिया कि हमने बिल्कुल, मैंने कहा ना, वो दाने के लाले पड़े हुए थे, पानी नहीं है, मतलब वो नहीं है, खाना नहीं है, पेट्रोल नहीं है, सब कुछ था। उसमें सबसे बड़ा यदि सहायता किसी ने की है और बगैर किसी ब्लैकमेलिंग के, बगैर कर्ज के, जो एक तरह से सहायता के रूप में भी दिया गया बहुत कुछ। तो ये एक मेरा ख्याल है कि आने वाले समय में संयुक्त राष्ट्र में इस तरह के मानव अधिकारों के, मानव मूल्यों के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा का बहुत बड़ा हब इंडिया बना हुआ है। इतने कंट्री से हमारे प्राइवेट सरकारी संस्थानों में अब ऐसे छोटे देशों के लोग आते हैं और संयुक्त राष्ट्र की कई ऐसी स्कीम्स हैं जिसके तहत भारत उनको सहायता करता रहता है। जी, कई स्कीम है। और सबसे बड़ी चीज़ है आलोक जी की विश्व शांति का जो पैगाम है भारत का, उसको भारत बढ़ा रहा है। एक सवाल और करना चाहूँगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी जो चेयर तो है भारत के पास में, एसएन सुब्रमण्यम हैं उस चेयर पे, 2021 फरवरी से हैं वो। एंटोनियो गुटेरेस ने एक बात और कही है, और खासकर रूस यूक्रेन युद्ध को लेते हुए उसमें भारत शांति बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करे। ये बहुत बड़ी उम्मीद कहें तो भारत से संयुक्त राष्ट्र संघ कर रहा है। इस पे थोड़ा सा आपसे, क्योंकि कई बार बातें होती हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की, फिर उधर जेलेंस्की से बात की। भारत की भूमिका अंदर खाने में, शांति प्रक्रिया में किस ढंग से आप देख रहे हैं, और पिछले 5-7 सालों में भारत की विदेश नीति कैसे आगे बढ़ी है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, मुझे जो लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद पहले लोगों को क्या भ्रम था कि भाई कम्युनिस्टों के तो खिलाफ हैं हम लोग, शुरू से ही वैचारिक ढंग से यदि आप देखें, या जो पहले की पॉलिसी थी प्रो सोवियत, वैसी तो नहीं होगी, सोवियत संघ तो रहा नहीं वैसे भी। लेकिन पिछले 7-8 वर्षों में साबित हुआ कि हमने रूस के साथ संबंध वैसे ही आज भी हमारे बने हुए हैं जो पुराने हमारे संबंध थे, खास करके रक्षा के क्षेत्र में। आप ये तो देखिए कि देखिए रशिया भी या फ्रांस भी, वो अपने हितों की रक्षा, पश्चिम का देश हो या अमेरिका हो, उस दृष्टि से हमने उनको ऐसा नहीं किया कि हम अमेरिका की तरफ ही चले गए, हम पूरे पश्चिम की तरफ नहीं झुके। तो इसलिए रूस की बात करने की स्थिति में हम ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं। दूसरे कोई देश दुनिया का नहीं कर सकता। ये जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जो कहा है कि भारत महत्वपूर्ण कर सकता है, क्योंकि उनका अपना हित भी है। वो भारत के साथ, जैसे ईरान है जी, ईरान के साथ भी वो इस्लामिक देश होते हुए भी हमारे संबंध अमेरिका से उसके कितने बिगड़े बने, लेकिन ईरान के साथ हमारे संबंध पहले से लगातार बने रहे और आज भी बने हुए हैं। बिल्कुल।
उसी तरह से रूस के साथ ईरान तो चल छोड़ो, और ईरान का भी अमेरिका से बड़ा झगड़ा रहा। रूस भी इस समय बिल्कुल ही अमेरिका ही पीछे है यूक्रेन की ऐसी स्थिति में। लेकिन भारत ऐसी स्थिति में है जो एक लाइन पर यदि बाइडेन से बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो दाईं तरफ का फ़ोन उठा करके और रूस पुतिन से बात कर सकते हैं, और इवन शी जिनपिंग से भी जब ज़रूरत होती है तो वो संवाद हो सकता है, क्योंकि वो भी भारत की इस महत्ता को समझते हैं। इसलिए भारत की भूमिका मैं मानता हूँ कि कुछ उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर कही, लेकिन चूंकि दुनिया की विश्व की अर्थव्यवस्था भी बड़ाई है, भारत भी उससे प्रभावित हो रहा है। ईंधन को मामले को लेकर यूरोप भी भारत की तरफ देख रहा है, और इसलिए भारत उनको अपने डिप्लोमेटिक ढंग से हम और आप ये कोई टेलीविज़न पर या रेडियो पर डिस्कस नहीं कर सकते जी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पर्दे के पीछे भारत कि भाई आपको हमसे भी तो वास्ता है, आप दुनिया में अकेले पड़ जाओगे तो आप सामान किसको बेचेंगे। हथियार यदि हमने अमेरिका की नाराज़गी के बाद भी मिसाइल्स जब लेना थी तो हमने रूस से अभी ली पिछले साल में, और लेने का पूरे समझौता किया हुआ है। इस दृष्टि से आप ये मानिए कि रूस के लिए भी भारत ही सबसे बड़ा बाजार है। पश्चिमी देश देखते हैं भारत का बाजार है, भारत तो बराबरी के संबंध व्यापार में चाहता है, लेकिन कुछ मामलों में उनके हित भी उससे जुड़े होते हैं। और डिफेंस की अमेरिका की फैक्ट्री चले या रूस की चले, ये ठीक, हम आत्मनिर्भर भी हैं। अब हम रूस के साथ जब एग्रीमेंट करते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ही नीति है, जब ये कहते हैं कि आप हमसे आपसे खरीदेंगे लेकिन आप टेक्नोलॉजी साथ में दीजिए। ऐसा नहीं होगा कि कल तक ये भी कहा जाता था कि हम रूस पर पुर्जे के लिए निर्भर हैं, लेकिन अब हमारे यहाँ पुर्जे बहुत बनने लगे हैं जी। अब वो गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए रूस की भी। रूस को पहले गलतफहमी थी कि अभी हमसे जो ब्रह्मोस तो सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, तो हमारे पास सब ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिससे कि हम पहले जो उनके बनाए हुए जो साधन हैं और नए भी जो हम हथियार जो ले रहे हैं या जो अपनी शांति और सुरक्षा के लेना चाहते हैं, तो मुझे ये भी एक दबाव होगा जिससे कि रूस यूक्रेन के मामले में और खास करके परमाणु बम की मिसाइल की जो धमकी देता है उसको रोकने में भारत हमेशा परमाणु शक्ति के शांतिमय उपयोग के लिए हमें जोर देता है, तो उस चिंता को भारत समझता है। तो परमाणु हथियारों का उपयोग न हो इसके लिए भी भारत की भूमिका, और रूस को भी नियंत्रित उसको ढंग से लड़ाई से अपने एक सीमा में शांति प्रयास में भारत ये तो नहीं करता है जैसा अमेरिका हमेशा कहता रहता था कि हम तीसरा पक्ष आकर के आप समझौता करा दीजिए, तो भारत दलाली नहीं कर सकता, लेकिन हाँ भारत शांति प्रयास में अहम भूमिका निभा रहा है और निभा सकता है। जी, भारत शांति प्रयास में लगा हुआ है और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पिछले दिनों 3 दिवसीय यात्रा पर, अपने दूसरे कार्यकाल की पहली उनकी यात्रा थी भारत की यात्रा, उस पर भारत आए थे और उन्होंने इस बीच कई मुद्दों पर भारत की तारीफ की। कोरोना काल की बात उन्होंने की और उसमें भारत ने कैसे महती भूमिका निभाई है पूरी दुनिया में, इसकी तारीफ की। विश्व शांति के लिए भारत जो कुछ कर रहा है, आतंकवाद के खिलाफ भारत जिस प्रकार आवाज़ उठाता आया है और लड़ता रहा है, उसकी बात हो रही है। और अभी आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो भी अपनी तमाम बातें इन सब मुद्दों पर रख रहे थे। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम को अब समाप्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आलोक मेहता जी आपको कि आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका, वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप इस विषय पर वरिष्ठ पत्रकार और विदेशी मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक मेहता से भेंट वार्ता सुन रहे थे। आपसे भेंट कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और संपादक श्री राजीव रंजन श्रीवास्तव। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।